Hello students, today we are going to start some new topic related to the halogen containing compounds. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा था कि केमिकल रिएक्शन जो थे उसके बारे में हमने पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हमने एक चार्ट बनाया था, माइंड मैप जिसको कहते हैं। तो टोटल हमने कुछ 8 या 10 टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे, जैसे कि अल्काइल हैलाइड विद KOH और NaOH, बराबर। एक था सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन था, बराबर। वाटर के साथ रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है, AgNO2 के साथ पढ़ा, KNO2 के साथ पढ़ा, AgCN, KCN। तो ये सारे रिएक्शंस जो हमने पढ़े हुए हैं वो हमें पता चल रहा था कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हमने वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बराबर, या तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो उस तरह से वो अटैक करके वहां पर प्रोडक्ट बना रहा था। लेकिन आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो कुछ मैकेनिज्म वाला पार्ट है कि भाई कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, क्या कोई उसके अंदर इंटरमीडिएट बन रहा है या नहीं बन रहा है, बराबर है। 1 स्टेप रिएक्शन है या तो 2 स्टेप रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं SN, सिंपल SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। बेसिकली ये जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एक होता है, एक SN1 होता है और एक SN2 होता है। बोर्ड में मैंने जो फिगर ड्रॉ की है वो आपके रेफरेंस के लिए है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया हुआ है। बाकी इसके अंदर हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जैसे कि SN2 और SN1। अब SN2 जो है वहां पर लिखा हुआ है कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो भाई यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी क्या आया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली एक प्रैक्टिकल क्वांटिटी है, मतलब वो कोई थियोरेटिकल क्वांटिटी नहीं है जिससे हमें पता चल जाए। कोई भी रिएक्शन की जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, 2 है या तो 0 है। ये केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई वाई इट इज 2, यहाँ पर 2 लिखा है, इसका रीजन कि भाई वो सेकंड ऑर्डर है, या तो इसको कह सकते हैं बायमोलिकुलर रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, बायमोलिकुलर रिएक्शन। और SN1 को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बराबर है। तो उसके नाम से ही पता चल जाता है। बायमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल एसोसिएट है इसके अंदर मैकेनिज्म में, या तो एक मॉलिक्यूल एसोसिएट है, तो उसके बेसिस पे इसका नोमेनक्लेचर किया हुआ है। अब ध्यान से याद करो कि जो आप रिएक्शंस कर रहे थे अल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे कि आपने किया मिथाइल हैलाइड CH3X, तो कोई भी एक रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूं जैसे कि CH3Cl प्लस, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कर रहे थे जैसे कि भाई CH3ONA यानी कि सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। तो आपको मालूम है कि NaCl वहां से रिमूव हो रहा था और एक अल्कोक्साइड आयन जो है वो वहां पर अटैक कर रहा था। तो क्या मिल रहा था, CH3O CH3 प्लस NaCl। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर कौन सा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये हमारा एक अल्कोक्साइड आयन है। अल्कोक्साइड आयन जो बेसिकली RO-, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मतलब तो कोई वेट नहीं करेगा, वहां पर सीधा जाकर अटैक कर देगा। यहाँ पर एक और जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है कि CH3Cl, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, KOH जो है उसमें से क्या मिलता है, K प्लस OH-। तो OH- जो है यहाँ पर वो बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल है और वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वो वहां पर अटैक करके हमें क्या देगा, CH3OH, और वहां से Cl- निकल सकता है या तो X-। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Cl-। ये जो रिएक्शन होता है बेसिकली वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है, बराबर है। तो प्रोटिक और अप्रोटिक के अंदर जनरली क्या हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर एसीटोन जो है उसको क्या कहेंगे, अप्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे, बराबर है। आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा, बराबर, मैकेनिज्म में ही पता चलेगा कि क्यों इसका क्या मतलब होता है। तो ऐसे कुछ रिएक्शन है जहां पर हमने ये सीखा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। चलो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होता है कि ये मैंने यहाँ से लिख दिया, या तो ये इक्वेशन लिख दिया, इसमें अल्कोक्साइड है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कहीं पर वाटर होता है, कहीं पर एमोनिया होता है, तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल है। तो रिएक्शन जब होता है तो उसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड बनते भी हैं, बराबर। तो क्या ऐसा मान लें कि भाई पहले बॉन्ड टूटा होगा फिर नया बॉन्ड बना, बराबर, ऐसे भी तो हो सकता है।
या तो ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड बॉन्ड टूटता चला जाए और दूसरी साइड नया बॉन्ड बनता चला जाए। तो दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए कि भाई किस तरह से हो रहा है, तभी हम लोग वहां से निकाल पाएंगे कि भाई इसका कौन सा वे है। देखो होना है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होना है, लेकिन किस वे में होना है, बराबर है। या तो दोनों चीज एक साथ हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, या तो फिर ऐसा हो रहा है कि सबसे पहले बॉन्ड टूट रहा है एंड आफ्टर दैट बॉन्ड विल बी फॉर्म। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे तो दिमाग में पता चलेगा कि भाई इसके पीछे कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। लेट अस सी कि भाई मैकेनिज्म वाले पार्ट में क्या है। ये वाला पार्ट जो है वो मैकेनिज्म वाला पार्ट है। मान लो कि यहाँ पर जो लिया है वही यहाँ पर लिया हुआ है, CH3X करके लिया हुआ है, बराबर है। यहाँ पर जो X है वो हेलोजन है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो है यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन दिखाया हुआ है, बराबर है, तो ये एक वेज फॉर्मूला है, वेज डैश फॉर्मूला कहते हैं, जहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये समझ लो कि ये दोनों बॉन्ड तो प्लेन के अंदर ही है। ये वाला जो हाइड्रोजन जो है वो क्या है, फ्रंट साइड पे है, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो बैक साइड पे है। तो वेज और डैश, तो वेज से जनरली क्या दिखाया जाता है कि भाई आपकी साइड यानी नियर द व्यूअर, ये जो हाइड्रोजन है इसको क्या कहेंगे हम लोग, इट इज फार फ्रॉम द व्यूअर। तो सिचुएशन ऐसी है जहां पर ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से 3 डायमेंशनल है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे और यहाँ पर मान लो कि एक हेलोजन लगा हुआ है, बराबर। तो एक यहाँ पर है फार फ्रॉम द व्यूअर, एक है नियर फ्रॉम द व्यूअर। तो इस तरह से यहाँ पर दिखाया हुआ है। बहुत ही आराम से हम लोग छोटी छोटी बातें डिस्कस करके चल रहे हैं, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी के अंदर 2-3 पैराग्राफ के अंदर ये निपटा दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बराबर। जितना मैं इसके बारे में जानता हूँ आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो है ये हेलोजन हमें मालूम है कि यहाँ पर माइनस डेल्टा होता है और यहाँ पर प्लस डेल्टा होता है, सीधी सी बात है, ये हमें मालूम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमें मालूम ही है कि X विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द हेलोजन एंड दैट्स व्हाई पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन हेलोजन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, बराबर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग रिएक्शंस किसके साथ करवा रहे हैं, OH के साथ करवा रहे हैं, बराबर। तो OH एक न्यूक्लियोफाइल है बेटा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आप जरा ध्यान से देखोगे तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इसमें ये OH अटैक करने वाला है। तो बताओ OH अटैक कहां पर करेगा, OH कहां पर अटैक करेगा, विच इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल तो, और कार्बन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वहां पर प्लस डेल्टा लिखा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि वो X के ऊपर नहीं, कार्बन के ऊपर ही अटैक करेगा। तो वो धीरे धीरे जहां पर अटैक करने जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉन्ड यहाँ पर बनाया हुआ है, X यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अटैक करने की पॉसिबिलिटी 2 थी, बराबर है, कि भाई फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता था और बैक साइड से भी अटैक कर सकता था, लेकिन उसने बैक साइड से अटैक किया, बराबर है। तो बैक साइड से अटैक करने के पीछे रीजन, जैसे पाकिस्तान करता रहता है, बराबर, और इंडिया वाले सामने से जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। तो यहाँ पर OH जो है वो बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पर इसके पीछे का लॉजिक है। X जो होता है बेटा वो क्या होता है, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, बराबर है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जैसे यहाँ पर अटैक करने आएगा तो इसके जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे, उसको रिपल करेंगे, क्या करेंगे, धक्का नहीं, बस चला। अब यहाँ पर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि वो यहाँ से अटैक करें, तो वो क्या करेगा, धीरे से जाकर यहाँ से बैक साइड से अटैक करेगा। तो बैक साइड से जब अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ना वो एक नया बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, OH जाएगा तो जाएगा कहाँ पर, बराबर। कार्बन का जो आपने एमओ डायग्राम सीखा था उसके अंदर BMO और ABMO आपने पढ़े हुए हैं, बराबर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब कार्बन तो बोल रहा है कि मेरे तो भी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तुम कहाँ घुसोगे। तो OH जो है बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर घुसता है, तो कार्बन की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है जो वैकेंट होती है, बराबर। तो ये वहां पर जाएगा जहां पर कार्बन की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वहां पर अटैच होने का ट्राई कर रहा है।
इसका मतलब ये डॉटेड लाइन दिखाई हुई है जिसमें एक बॉन्ड जो है वो टूट रहा है। ये X जो है ना वो हैलोजन है, वो लिविंग ग्रुप है बेटा। तो लिविंग ग्रुप जो होता है वो हमेशा निकलता है और यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है। तो लिविंग ग्रुप जो है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ पर समझ सकते हैं इट विल बी बॉन्ड फॉर्मिंग। ऐसा जो स्टेट आता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम देंगे इसको, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में आप देख सकते हो कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट नहीं पेंटावैलेंट हो रहा है। अब ट्रांजिशन स्टेट पेंटावैलेंट होने की वजह से सबसे ज्यादा अनस्टेबल रहती है, बराबर है। तो जल्दी स्टेट में रहने का ज्यादा देर तक ट्राई करेगी नहीं। ट्रांजिशन स्टेट जो है इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पेंटावैलेंट होने की वजह से कार्बन का नेचर है उसके अपोजिट है, तो क्या होगा, तुरंत ही ये जो है एक्स को कट ऑफ कर देगा कि भाई तू निकल, बराबर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैच होने का ट्राई कर रहा है, तो ये इसको निकाल देगा। उसके बाद ये जो है उसकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर सेट हो जाएगा। इस तरह से आप देखोगे तो OH जहां से अटैच हो रहा था वहां से ही बॉन्ड दिखाया हुआ है, और ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन भी दिखाए हुए हैं। तो यहाँ और हैलोजन को हमने निकाल लिया। तो इतनी सी जो कहानी है वो बेसिकली मैकेनिज्म की है। अब इसमें पॉइंट डिराइव करो, क्या क्या है। सबसे पहली बात कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कहां पर करता है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है यानी कार्बन। दूसरी बात, OH जो है फ्रंट साइड से नहीं बैक साइड से अटैक कर रहा है। उसके पीछे का लॉजिक क्या कि वहां पर हैलोजन प्रेजेंट था जिसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने उसको रिपल किया, तो उसके पास एक ही रास्ता बच रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि कार्बन के। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है उसके एग्जैक्ट 180 डिग्री पे जाकर उसने क्या किया हुआ है, वहां पर अटैक किया, बराबर है। 180 डिग्री पे जाकर अटैक कर रहा है तो वहां पर बॉन्ड बनाने की ट्राई कर रहा है। इसको मालूम भी नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट हो गया तो ये अनस्टेबल हुआ तो कार्बन जो है और हैलोजन बॉन्ड वहां से टूटा और ये बॉन्ड बना, और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल गई CaCOH। लिखने में तो फटाक से लिख लेते कि ये बन रहा है, बराबर, लेकिन इसके पीछे काफी सारा मैकेनिज्म होता है। तो हैलाइड आयन निकल चुका है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने कार्बन और 3 हाइड्रोजन ऐसे ड्रॉ किए हुए और यहाँ पर उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो रही है, बराबर। मान लो कि भाई मानसून का मौसम है, बराबर है, और बारिश हो रही है, आप लोग कहीं पे जा रहे हो छाता लेकर, बराबर, और अचानक से एकदम तेज हवा वहां पर आए, बराबर, यानी कि विंड एकदम फटाफट फ्लो हो रहा है। तो जनरली हमने देखा हुआ है आजकल के अम्ब्रेला के अंदर ऐसा ही होता है कि अगर थोड़ी सी भी तेज हवा वहां पे चलती तो आपका छाता जो होता है वो कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, बराबर। आप ऐसे लेकर चलते हो तो वो उल्टा हो जाएगा। तो यही कुछ यहाँ पर हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्जन, बराबर। तो हम लोग बोलते थे कि छापे का कौवा बन गया, बराबर। तो ये चीज है कि ये यहाँ से यहाँ गया तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया भाई। अच्छा चलो, तो इन्वर्जन कहते हैं इसको। इन्वर्जन का मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री, ये ऐसे था ये ऐसे हो गया है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो तो चेंज होगी, बराबर। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इन्वर्जन। क्या हो रहा है यहाँ पर, इन्वर्जन। इन्वर्जन जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री का एक वर्ड है, बराबर। वैसे क्या वैसा रहता तो हम लोग रिटेंशन कह देते हैं, और अगर उल्टा हो गया तो वो इन्वर्जन हो गया। तो स्टीरियो केमिस्ट्री अलग से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर, इतनी सी बातें क्लियर हो गई है। अब हम लोग जो है उसके कुछ पॉइंट्स डिराइव कर रहे हैं, बराबर। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर पहली बात आती है कि भाई इसको हमने SN2 क्यों कहा। तो पहला पॉइंट जो है इसका, जो हम लोग एक तो बेसिकली ये जो है ना सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बराबर। ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, इट इज कॉल्ड सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये तो एक ट्रांजिशन स्टेट बना था, बाकी तो फटाक से ये यहाँ पर ही आ रहा है। इसमें कोई बीच में इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, जैसे कि कार्ब एनायन बनना है या तो कार्ब कैटायन बनना है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो रेट जो है, रेट इज इक्वल टू के एस और NU ऐसा लिखा जाता है। तो आप देखो कि यहाँ पर ये रेट इक्वेशन जो है, बराबर, बहुत ही सिंपल है कि रेट किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये मिथाइल हैलाइड यानी कि सबस्ट्रेट
क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट। और ये Nu यानी न्यूक्लियोफाइल, कौन है न्यूक्लियोफाइल बेटा, OH माइनस। K है रेट कांस्टेंट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं K, फिर लिखेंगे CH3X ले सकते हैं और यहाँ पर OH माइनस। ये रियल एग्जांपल है। इन दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर में 1 है, ये जो 1 है ना पावर में लिखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आप देखो कि 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो सबसे पहली बात की भाई क्यों इसको बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर दूसरा पॉइंट है कि भाई नो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। दूसरा यहां हम लिख सकते हैं देयर इज नो रीअरेंजमेंट। हमने कहीं ऐसा देखा नहीं कि रीअरेंज भी हो रहा है, बराबर है। जैसे आगे वाले लेक्चर्स में कहीं पर हमने बताया था कि भाई हाइड्रेट शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट भी हो रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए, बराबर। अच्छा, तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और नो रीअरेंजमेंट। ट्रांजिशन स्टेट जो है यहाँ पर हमें बीच में क्या मिल रहा है, ट्रांजिशन स्टेट, ये हाई अनस्टेबल होती है ट्रांजिशन स्टेट। तो एक पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो है कैन नॉट बी आइसोलेट। क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी आइसोलेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बराबर। इसको मेन लर्न करते चलो साथ में, तो आपकी थियरी आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी, इजीली लर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आ रहे हैं साथ में, बराबर। ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेट, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अनस्टेबल है, सीधा हमें प्रोडक्ट मिलेगी। न्यूक्लियोफाइल जो था उसने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डोनेट किए, मैंने बताया ना आपको, एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर देखो इसके नीचे लिख रहा हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो थर्ड नंबर दे देता हूँ इसको, या तो फिर इसको थर्ड दे दूं तो इसको नंबर 4 दे दूंगा मैं, बराबर। कि न्यूक्लियोफाइल डोनेट लॉन पेयर इन एंटी बॉन्डिंग एम, बराबर। न्यूक्लियोफाइल इनिशियली अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर डोनेट कर दिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, एक मजेदार बात ये भी है कि यहाँ पर जो है सॉल्वेंट कौन सा दिया जाता है, तो सॉल्वेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CH3COCH3। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि सॉल्वेंट के बेसिस पे या तो आप एसीटोन ले सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन है, बराबर, जिसको आपको अच्छे से याद भी रखना है। अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, बराबर। तो पोलर अप्रोटिक, पोलर तो होना ही चाहिए, पोलर होगा तो ही यहाँ पर पोलर जो है उसके साथ हम लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाएंगे भाई, बराबर। अच्छा, एसीटोन हो सकता है, वहां पर DMF लिख लो, जिसको क्या कहते हैं, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड आ जाएगा। फिर एक आता है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हो जाएगा, बराबर। तो एसीटोन है, DMF है, DMSO है, कई बार THF भी आता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ऐसा लिखा हो तो फटाक से तुम्हें पता चल जाएगा कि SN2 हो रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो भी पता चल जाएगा। तो ये सारी ट्रिक्स है जहां पर MCQ क्रैक हो सकता है। तो ये सारी कहानी जो है वो सॉल्वेंट की है, बराबर। और भी सॉल्वेंट है यहाँ पर, जैसे कि एक लिख सकते हैं कि HMPA, हेक्सामिथाइल फॉस्फोएमाइड, हेक्सामिथाइल फॉस्फोएमाइड, बराबर है। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख दूं, THF HMPA, PA लिखना, HMPA भी आता है, हेक्सामेथिलीन डायमाइन, तो वो तो पॉलीमर में आता है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलो, एसीटोन, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और हेक्सामिथाइल फॉस्फोएमाइड, ये है। चलो, तो ये सॉल्वेंट हमें पता होने चाहिए कि सॉल्वेंट कौन कौन से वहां पर हम लोग ले सकते हैं। अभी और इसके अंदर कंक्लूजन हम लोग करेंगे कि क्या क्या और हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रोसेस जो है, इसका एक नेचर होता है बेटा प्रोसेस का। जनरली SN2 मैग्नीशियम लो टेम्परेचर पे होती है,
लो टेम्परेचर पे तो दोनों होती है, लेकिन लो टेम्परेचर पे जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़े, अपने ली चेटिलर पढ़ा हुआ है, ली चेटिलर के अंदर, तो इसका नेचर क्या है, एक्सोथर्मिक। क्या नेचर है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक तो आपको मालूम होना चाहिए एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड होती है। हाई टेम्परेचर इसमें चाहिए ही नहीं, हाई टेम्परेचर किस में आएगा, तो एलिमिनेशन में आएगा। बाकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में टेम्परेचर की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, नेचर ही एक्सोथर्मिक है, दोनों का है, तो लो टेम्परेचर पे वो रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अच्छा चलो, फिर एक आएगा कि इन्वर्जन, इसको वेल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेल्डन इन्वर्जन, बराबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 वाला लिख लो कि भाई इन्वर्जन, इन्वर्जन और साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से वेल्डन, बराबर। वेल्डन बोलो, वेल्डन बोलो, तो वेल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन का क्या मतलब था, स्टीरियो केमिस्ट्री पूरी जो है इसकी, बराबर है, अम्ब्रेला का एग्जांपल दिया आपको, वो पूरी कैसे हो जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इनवर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्जन। चलो फटाफट, तो ये सारे जो हो गए बेटा, क्या पहला पॉइंट हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई रेट जो है वो क्यों, इसको बायोमोलिकुलर कहा ही क्यों तुमने, तो रेट इज इक्वल टू के इनटू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी क्या, तो ये सबस्ट्रेट है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये आगे चलो K इंटू CH3X लिखा और OH माइनस इन दोनों के पावर में यहाँ पर क्या लिखा है 1 1, ये 1 यानी क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बराबर, 1 + 1 2, दैट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन, बराबर है। नेक्स्ट है, इसमें कहीं पर भी फॉर्मेशन ऑफ कैटायन या फॉर्मेशन ऑफ क्या, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, और TS यानी ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेट। हाँ, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो फर्क करती है कि SN2 बराबर है कैसे होगा। चलो, न्यूक्लियोफाइल जो है अपने डोनेट कहाँ पे करता है, इलेक्ट्रॉन पे, तो एंटी बॉन्डिंग में करता है। तो ये सारी बातें आ जाएगी। फिर एसीटोन है, DMF, ये जो है सॉल्वेंट लर्न करने पड़ेंगे कि कौन कौन से सॉल्वेंट ऐसे हैं जो वहां पर अफेक्ट करेंगे। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के नीचे लिख लो बेटा कि लो टेम्परेचर पे होगा, क्या होगा, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड होगा। फिर इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि ये पूरा इन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के साइड जब जाएगा तो। ओके, चल अब इतनी अगर तुमने कहानी लिख ली है तो हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई, रेट जो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहली बात क्या आती है, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जो नेचर है उसके बेसिस पे क्या रहता है, तो अल्काइल हैलाइड कितने टाइप की होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बराबर। तो रेट जो है हमारा, रेट जो भी रहेगा बेसिकली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। अब स्टीयरिक हिंड्रेंस जो होता है वो क्या होता है, क्राउडिंग, क्राउडिंग होती है। तो रेट किसका ज्यादा होगा, जहां पर क्राउडिंग सबसे कम होगी, क्राउडिंग सबसे कम होगी। चलो मैं तुम्हें समझाता हूं, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास CH3X, बराबर, ऐसा मैंने लिखा, एक मैंने लिखा यहाँ पर कार्बन लिखा, फिर यहाँ पर बनाया एक और CH3 ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और ये हेलोजन। चलो ठीक है, नेक्स्ट मैं बना रहा हूं यहाँ पर कार्बन, हेलोजन, यहाँ पर हमारे पास है मिथाइल ग्रुप, एक और मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन। चलो ठीक है, एक मैं बना रहा हूँ यहाँ पर कार्बन, हेलोजन, चलो यहाँ पर मैंने बना लिया ये मिथाइल, यहाँ पर ये मिथाइल, और यहाँ पर भी एक मिथाइल। चलो क्लियर है ऐसा। तो आप देख सकते हो
कार्बन में यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ हेलोजन, और एक बना लेते हैं हम लोग, चलो यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप, बराबर 1 2 3 4 टर्सरी ब्यूटाइल बना लो, बराबर। ये तो जबरदस्त ग्रुप है। चलो अभी क्या करेंगे हम लोग, हाँ रेट जो है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है हमारा मिथाइल हैलाइड, क्या है ये मिथाइल हैलाइड, बराबर है। दूसरा लिया CH3CH2X, बराबर है। तीसरा लिया CH3 ट्वाइस, यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर कि ये यहाँ पर प्राइमरी, बराबर है, ये सेकेंडरी लिया हुआ है, यहाँ पर टर्शरी है, ये मिथाइल हैलाइड है, बराबर। एक्स वाला कार्बन एक के साथ ये भी है तो प्राइमरी है भाई, हाँ। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहली बात इसकी मैं कर रहा हूँ, हर एक में क्या सीखना है आपको कि भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पर इजीली हो रहा है, बराबर। न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पर अटैक करने आएगा कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पर क्राउडिंग बहुत ही कम है बेटा, क्राउडिंग कैसी बहुत ही कम है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली यहाँ पर अटैक कर देगा, कोई इश्यू ही नहीं है, बराबर। कार्बन जो है उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, छोटे छोटे ग्रुप है, हाँ? अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एक ग्रुप आया ये मिथाइल, बाकी दोनों क्या है हाइड्रोजन। इसकी कंपैरिजन में यहाँ पर क्राउडिंग बढ़ी है, यहाँ पर क्या हो रहा है क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है, तो क्राउडिंग बढ़ने से ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो वहां पर जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा इसकी कंपैरिजन में, मिथाइल हैलाइड की कंपैरिजन। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर और 2 बल्कि ग्रुप आ गए, यहाँ पर देखोगे तो और एक बल्कि ग्रुप आ गया, बराबर। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है क्योंकि बल्कि ग्रुप आ रहा है, बल्कि ग्रुप आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल घुसेगा कहाँ से, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से घुसेगा, बराबर, सीधी सीधा बात है। तो न्यूक्लियोफाइल वहां पर घुस ही नहीं पाएगा, इसलिए क्या होगा कि इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कहीं पर मान लो कि आप किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए हो या तो मैरिज एनिवर्सरी घर पे रखी थी वहां पर आप गए हो, बराबर। तो आपके फ्रेंड के आसपास जो है जो उसके दूसरे फ्रेंड्स हैं, बराबर, 2-3 ऐसे हटते करते वहां पर खड़े हुए हैं, बराबर। आपके जो डोर साइड है वहां पर बाउंसर खड़े हुए हैं, तो आप जो समझ लो कि बहुत ही दुबले पतले हो, बराबर है, मेरी तरह ही, तो वहां पर आप अंदर जाओगे तो कौन जाने कौन देगा, तो न्यूक्लियोफाइल वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है जब वहां पर क्राउडिंग ज्यादा होती है। तो क्राउडिंग ज्यादा होने से होगा क्या कि वहां पर अटैक न्यूक्लियोफाइल का कैसे हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहां से मिथाइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो टर्शरी में सबसे ज्यादा क्या है क्राउडिंग है, तो इसकी जो रेट है रिएक्शन की सबसे कम होगी। रेट कैसे होगी, कम। इसके बेसिस पे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो CH3X जो है CH3X, बराबर है, वो सबसे इजीली वहां पर अटैक करवा देगा, बराबर, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम, स्टेरिक हिंड्रेंस कम, रेट ज्यादा। फिर आप लोग देखो कि CH3CH2X है, हाँ ये आ गया प्राइमरी। फिर आ रहा है हमारे पास CH3 ट्वाइस CHX, ये आ गया सेकेंडरी। फिर आ रहा है हमारे पास CH3 थ्राइस C और X, ये आ गया टर्शरी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मिथाइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, इस ऑर्डर में रेट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि SN2 होने के चांसेस सबसे ज्यादा किसमें है, मिथाइल हैलाइड में, सबसे कम किसमें है, टर्शरी में। ये सिर्फ इसी फैक्टर के ऊपर पॉसिबल नहीं है कि भाई हम लोग बता दें कि भाई SN1 ही होगा या SN2 होगा, हाँ वन ऑफ द फैक्टर इज दैट नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो ही रहेगा। दूसरा जो है हमें, हाँ इसकी बात करनी थी कि भाई मान लो कि यहाँ पर है हमारे पास एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप या तो कोई नियोपेंटाइल ग्रुप, तो यहाँ पर है ये दोनों प्राइमरी की कंपैरिजन पूछ लिया MCQ कि भाई एक ऐसा है जहां पर एक ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल या तो नियोपेंटाइल, एक है वहां पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो इन दोनों की कंपैरिजन में भी यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये तो बहुत ही बड़ा है, नियोपेंटाइल या तो टर्शरी ब्यूटाइल बहुत ही बल्कियर ग्रुप है बेटा, तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक इजीली कर ही नहीं पाएगा। तो उस केस में क्या आंसर आएगा, ये वाला आएगा, है तो 2 प्राइमरी दे 2 सेकेंडरी दे, लेकिन तुम्हें बल्कियर ग्रुप देखना पड़ेगा, बराबर। तो इसके बेसिस पे होगा। एक होता है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी,
बराबर। तो एक चीज मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि जैसे कि सेकंड फैक्टर करके लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू क्या हुआ, के सबस्ट्रेट और ये हुआ न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है इसमें आप देख सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो सबस्ट्रेट का भी बढ़ा सकते हैं, इसका भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग फोकस न्यूक्लियोफाइल पे करते हैं। मान लो कि आपने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो ये तो डायरेक्टली रिलेशन में है ना भाई, तो रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं कि मैं तुम्हें और बताऊं। देखो, और दोनों को बढ़ाया, जैसे कि इसका डबल कर दिया, इसका भी डबल कर दिया, बराबर है। तो मान लो कि x था पहले, दोनों x थे, डबल किया तो 2x पावर में तो 1 ही है, तो 2 जो हुआ इसकी कंपैरिजन में कितना हो जाएगा नया 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। इन शॉर्ट सीधी सी बात है कि कंसंट्रेशन ऑफ जो है न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज करने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। तो थोड़ी देर आप लोग ये कंप्लीट करो, बराबर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कंप्लीट करो। चलो इसके आगे एक और चीज, बस अभी हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट ही कर रहे हैं। एक होता है ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में आपको याद रखना है कि इसकी स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी, ट्रांजिशन स्टेट में अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट जो है यानी कि SN2 होने के चांसेस बढ़ेंगे, मतलब SN2 होने के चांसेस बढ़ेंगे। स्टेबिलिटी भाई कैसे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं, तो जनरली ट्रांजिशन स्टेट में कोई भी अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या होगा कि वो क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, बराबर है। तो मान लो कि यहाँ पर ये हमारा कार्बन था, एक साइड यहाँ पर हेलोजन था, एक साइड यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा था, और यहाँ पर जो एक अटैचमेंट है, जो हाइड्रोजन 3 होते हैं उसमें यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है जो कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर हमें मालूम है प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, और वैसे ही यहाँ पर प्लस डेल्टा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने से होगा क्या कि यहाँ पर चार्जेस जो इसमें चेंजेस आएंगे, बराबर है। ये यहाँ से खींच रहा है, इसके पास में है नहीं, तो ये दोनों से अट्रैक्ट करेगा। इसके बेसिस पे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर SN2 रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ही वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ तक का कंटेंट है, बराबर। इसके बेसिस पे धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, थैंक यू।